खबर के साथ करेंगे चाईबासा से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ट्रेन पर पथराव हुआ है। एक बार फिर से ट्रेन पर पथराव हुआ है। एसी कोच के शीशे टूटे हैं। किसी यात्री को कोई नुकसान फिलहाल तो नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि हावड़ा काटाबांजी इस्पात ट्रेन पर यह पथराव किया गया। यात्रियों के बीच इसे लेकर के अफरा तफरी मच गई। राउरकेला राजगंगापुर स्टेशन के बीच की यह घटना बताई जा रही है। चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम के मुताबिक ट्रेन में लगे सीसीटीवी कैमरे से पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए एसी कोच में ये पथराव किया गया है। उसके जो शीशे हैं वो भी टूट गए हैं। ये एरो के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं ट्रेन की तस्वीरें, जहां पत्थरबाजों ने एक बार फिर से पथराव किया है ट्रेन पर और शीशे टूटे हैं। हालांकि यात्रियों को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल रहा। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर गुमला से सामने आ रही है, जहां सदर अस्पताल के एसएनसीयू में एक नवजात बच्ची की चोरी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सिसई प्रखंड के रेडवा गांव की निवासी रत्नी इंदवार ने 14 दिन पहले एक बच्ची को जन्म दिया था। बच्चे के कमजोर होने पर उसे एसएनसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया था। शुक्रवार की रात बच्ची के साथ उसकी मां सोई थी, तभी अस्पताल में नर्स के ड्रेस में आई एक महिला बच्ची को गोद में लेकर के निकलती दिख रही है। यह घटना शाम के 7:38 पर हुई। बताया ये जा रहा है कि बच्ची को गोद में लिए ये महिला टीका लगाने के बहाने बच्ची को वहां से उठाई और वहां से चलती बनी। महिला चोर जिस पुरुष सहयोगी की मदद से बच्ची को बाइक पर ले जाती दिख रही है, उस बाइक का नंबर भी अब साफ तौर पर दिख रहा है। देखिए, ये बाइक का नंबर है JH01F02072। ये नंबर है बाइक का और इसी बाइक से ये महिला बच्ची को ले जाती हुई नजर आ रही है, वहां से भाग करके। बच्ची की चोरी की घटना देखिए अब सामने आ चुकी है। अस्पताल प्रबंधन मौके पर पहुंचा और पुलिस को भी इस घटना की सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और ये देखिए तस्वीर आपको हम बाइक की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये नंबर भी सामने आया है। इसी बाइक से बच्चे की चोरी हुई है और ये महिला पहले टीका लगाने के बहाने घुसती है अस्पताल में और उसके बाद नर्स के वेशभूषा में वो नजर भी आ रही है और उसके बाद देखिए बच्चे को हाथ में उठाती है और वहां अस्पताल से निकलती हुई नजर आ रही है। उसके बाइक पर एक शख्स उसका इंतजार करता है और वहां पर वो पहुंचती है और बाइक से भाग जाती है। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एसएनसीयू में वो बच्ची भर्ती कराई गई थी और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। टीका लगाने के बहाने नर्स की वेश में ये महिला अंदर घुसती है और उसके बाद उस बच्ची को वहां से उठाती है और वहां से बच्ची को लेकर फरार हो जाती है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस पूरी घटना के बाद अस्पताल प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर जो कर्मचारी सुरक्षा के लिए तैनात किए जाते हैं वो इस वक्त कहां थे, क्यों किसी की नजर इस महिला पर नहीं पड़ी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त इस घटना के बाद खड़े हुए हैं। बच्चा ले जाते हुए एक महिला जो अपहरण पहनी हुई थी, नर्स के ड्रेस में थी और ले जाते हुए भी नीचे एक बाइक पर बैठ करके चली गई। मैंने यहाँ एफआईआर कर दिया हूँ। थाना वाला को भी बुला करके सूचना दिया और थाना वाला आए थे। थाना वाला भी सीसीटीवी फुटेज देखे हैं और ली गए। अब देखिए, सदर अस्पताल से बच्ची चोरी को लेकर के कई सवाल भी उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 के माध्यम से ये सवाल किया जा रहा है कि बाहर ले जाती महिला पर किसी को शक क्यों नहीं हुआ। सवाल ये कि अस्पताल के सुरक्षा कर्मी की नजर क्यों नहीं पड़ी। अब ये लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं स्वास्थ्य विभाग को लेकर के भी कि बच्ची ले जाते वक्त बाकी स्टाफ ने क्यों नहीं पहचाना। ये तमाम ऐसे सवाल जो न्यूज़ 18 के माध्यम से फिलहाल पूछे जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है स्वास्थ्य विभाग पर। जिस स्वास्थ्य विभाग को
अच्छा होने का दावा इरफान अंसारी करते हैं, उसी स्वास्थ्य विभाग की ये तस्वीर सामने आई है जब एक महिला बच्ची को लेकर के भागती है और अस्पताल के कोई भी कर्मचारी की नजर उन पर नहीं पड़ती है। सवाल ये कि फिलहाल तो पुलिस ने गाड़ी का नंबर पहचान लिया है, क्या कुछ जानकारी फिलहाल सबूत सामने आई है क्यों ये बच्ची को लेकर के अस्पताल से भागी थी? जी, ये जो पूरा मामला है बीते देर रात का बताया जा रहा है, जहां पर एक जो महिला है वो नर्स के ड्रेस में अस्पताल में दाखिल होती है और जो महिला थी जिसका 14 दिन का नवजात बच्ची थी उससे जो बताती है कि आपको बच्चे को टीका लगा है, तो महिला के द्वारा बताया गया कि लगाया गया है बच्चा को टीका। तो उसके बाद महिला जो है बच्चे को लेकर के नीचे जाती है और बोलती है कि आप अपने पति को भेज दीजिएगा करके। और उसके बाद जो महिला है लगातार निकल के एक युवक के साथ में बाइक से निकल जाती है। काफी देर तक जब उसका अता पता नहीं चलता है, जो पीड़ित महिला है बच्ची की माँ वो खोजबीन करने लगती है। उसके बाद मामले का खुलासा होता है और आनंद जिसकी जानकारी लगते ही जो अस्पताल प्रबंधक है उसमें हड़कंप मच जाती है और तुरंत जो सिविल सर्जन है वो भी मौके पर पहुंचते हैं और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है, जिसमें साफ साफ जो महिला है वो नर्स की ड्रेस में वहां से बच्चे को ले जाते हुए दिखाई देती है। जिसके बाद तुरंत पुलिस को जानकारी दी गई और जो थाना प्रभारी है वो मौके पर पहुंचते हैं और छानबीन कर रहे थे। आपको बता दें अभी भी सूचना मिली है कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो बच्चा चोरी करके भागी थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या वजह बताई जा रही है, क्यों बच्चे को चोरी किया, कोई जानकारी? नहीं, ये तो अभी इस संबंध में पुलिस से हमने जानकारी लेने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस के द्वारा बताया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। ठीक है, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी बीच देखिए चाईबासा से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सर्च ऑपरेशन के दौरान ब्लास्ट हुआ है। जंगल में आईईडी विस्फोट में जवान घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि सीआरपीएफ का जवान सत्यवान कुमार घायल हो गया है। नक्सलियों ने लगा रखा था विस्फोटक। ओडिशा की सीमा पर जंगल में ये ब्लास्ट किया गया। आपको बता दें कि केवलांग थाना क्षेत्र के जंगल की ये घटना बताई जा रही है। चाईबासा के जराईकेला कैंप में तैनात है। तो बड़ी खबर इस वक्त। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अपडेट बताइए। जी, अभी जो सीआरपीएफ के घायल एएसआई हैं उन्हें वहां से बाहर निकालकर राउरकेला या आसपास जो भी अस्पताल है वहां ले जाने की तैयारी की जा रही है। और ये एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन जो झारखंड और ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्र में सारंडा जंगल और जो केवलांग थाना क्षेत्र में, जैसे मैं बता दूं कि पिछले दिनों नक्सलियों द्वारा आईडी लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और उसके बाद उसकी बरामदगी के लिए उस क्षेत्र में लगातार ओडिशा और झारखंड पुलिस के जवानों द्वारा और सीआरपीएफ और अन्य जो भी सुरक्षा बल हैं उनके द्वारा लगातार जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इस दौरान भारी मात्रा में जो लूटे गए थे आईडी उसको बरामद भी किया गया है। और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान आज घटना घटी है जो उड़ीसा का केवलांग थाना क्षेत्र है, उसके वहां के जंगल में आईडी विस्फोट हुआ है। नक्सलियों द्वारा जो सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए प्लांट किया गया था और उसमें जराईकेला थाना क्षेत्र में जो सीआरपीएफ कैंप है उसके वहां जो पदस्थापित थे एएसआई वो घायल हो गए हैं। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा उन्हें वहां से बाहर निकाला जा रहा है और इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। ठीक है, आप नजर बना के रखिए रुपेश, तमाम अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी। और देखिए खबर अब कोडरमा से है, जहां बालू माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। तिलैया थाना क्षेत्र के विश्राम बाग रोड की यह घटना बताई जा रही है, जहां अवैध बालू लदी गाड़ी ने सीओ की गाड़ी को धक्का मार दिया। गनीमत ये रही कि सीओ हलधर शेट्टी बाल बच गए हैं, लेकिन उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद भी सीओ ने बालू लदे 3 ट्रैक्टर को जब्त किया, जबकि ट्रैक्टर ड्राइवर वहां से फरार हो गया। तीनों बालू ट्रैक्टर को तिलैया थाना के हवाले कर दिया गया। आपको बता दें कि एनजीटी की रोक के बाद भी बालू का अवैध खनन किया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलने पर सीओ छापेमारी करने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान उन्हें कुचलने की कोशिश की गई। रेड में हम लोग निकले थे तो विश्राम बाग वाले रोड में, मतलब सिंगल रोड है, वहाँ पे आ रहा था ट्रैक्टर, तो उसको पकड़ने के लिए तो चालक वो ड्राइवर जो है वो गाड़ी छोड़ के भाग गया और हमारे गाड़ी के सामने आ गया। हालांकि हम लोग बाल बच गए, कुछ उस तरह का घटना नहीं घटी, थोड़ा बहुत क्षति हुआ है, लेकिन हमारे गार्ड जो थे वो तत्परता से जा करके उसको रोके। उसके बाद एनजीटी का रोक लगा है, फिर भी गाड़ी बालू गाड़ी से चल रही है। एनजीटी का रोक लगा है 10 तारीख से, 10 जून से 15 अक्टूबर तक है रोक। इस बीच में बालू का अवैध ढुलाई वर्जित है, पहले भी था। और चाईबासा में बालू और गिट्टी के अवैध भंडारण के खिलाफ खनन विभाग का छापेमारी अभियान जारी है। खनन विभाग और जिला प्रशासन ने मनोहरपुर क्षेत्र में
डुंको डी के निर्माणाधीन संत जेवियर स्कूल परिसर में छापेमारी की और इस दौरान 1,30,000 CFT बालू और 1,20,000 CFT गिट्टी के भंडारण को जब्त किया गया। विभाग ने कल भी चक्रधरपुर में छापेमारी करते हुए जेवियर स्कूल परिसर में स्टॉक किया हुआ 44,000 CFT बालू और 1,800 CFT गिट्टी जब्त किया था। खनन विभाग की ओर से लगातार की जा रही कार्रवाई से अवैध बालू और गिट्टी का भंडारण कर कारोबार करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। सीओ मनोहरपुर के द्वारा संयुक्त छापामारी कर 1,30,000 CFT बालू और 1,20,000 CFT गिट्टी का स्टॉक सीज किया गया है। तो सर बालू कहाँ सर? बालू और गिट्टी दोनों सेंट जेवियर स्कूल जो निर्माणाधीन है परिसर, हाँ उसके परिसर में, तो उनसे चालान की मांग की गई है। चालान वेरीफाई करके वो अगर लीगल होगा तो उतना को क्वांटिटी को छोड़ दिया जाएगा, बाकी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए, इसी बीच बड़ी खबर बोकारो से सामने आ रही है, जहां एक रैयत ने कांग्रेस के प्रदेश महासचिव जवाहरलाल मेहता पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाया है। जमीन के दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर करीब 6 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, जिसमें कि आपको बता दें कि DPLR की भी करीब 1.5 एकड़ जमीन शामिल है। पीड़ित रैयत मृत्युंजय चौधरी ने इसको लेकर के बोकारो DC से इसकी शिकायत की है, जिसके बाद DC ने पूरे मामले की जांच का आदेश दिया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कांग्रेस नेता जवाहरलाल मेहता ने रैयत के आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है और ये दावा किया कि उनके दादा ने जमीन बेची थी और उसे शिकायत है तो कोर्ट में चुनौती दे सकता है। 34 खाता में जहाँ पे 10 डिसमिल है उसको 40 डिसमिल किया गया है। जिसके हिस्से में अगर 3 डिसमिल जमीन बनता है तो उससे 1 एकड़ 70 डिसमिल, किसी से 1 एकड़ 58 डिसमिल, किसी से 1 एकड़ 5 डिसमिल करके लगभग 6 एकड़ का अतिक्रमित किया हुआ है। कौन किया अतिक्रमित? ये सबसे पहले जवाहर माथाई शुरू किए हैं। जवाहर माथाई शुरू किए हैं। भाई तो 46 एकड़ जमीन है उस खाते पर। उनके द्वारा 2 एकड़ 4 डिसमिल जमीन उसका दादाजी बेच दिए। फिर 3.5 एकड़ से ऊपर वो कब्जा करके रखे हैं, जिसको 99 से पैसा भी वो आपने लिया है 3 लाख रुपया। वो 3 लाख रुपया 99 का बचाने के चलते इस तरह की बात कर रहे हैं, जो उनका बाप के नाम से उसका अकाउंट में लिया है पैसा। सत्यदेव चौधरी, सतेंद्र चौधरी के नाम से उसका अकाउंट में पैसा 99 से लिया है। वो पैसा को बचाने का वो साजिश है खाली। बंगाल का एड्रेस बनाकर जमीन खरीदा, गलत बात, सरासर सब गलत बात है। ये सब बात का कोई तुक नहीं है। ये सब बात कोई किसी पर आरोप लगाने के लिए वो स्वतंत्र हैं। अगर है उनको लगता है तो कोर्ट जाएं। DPLR ने CO को दिया है कि उसका जांच करके वो पूरी बात रिकॉर्ड उनके सामने रखे। फिर DPLR से मैंने रिपोर्ट मांगा है, CO उसकी जांच कर रहे हैं या जांच कंप्लीट कर लिया उन्होंने, जैसा मुझे आज बताया कि उन्होंने जांच कंप्लीट कर लिया है। मैंने कहा है कि आप पूरी जिम्मेदारी से अपनी रिपोर्ट देंगे और उसी जिम्मेदारी से हम उस पर निर्णय लेंगे। झारखंड की राजनीति हमेशा से जनजातीय समाज के इर्द गिर्द घूमती रही है और इस समाज के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कई नीतियां और योजनाएं बनाई गई, लेकिन हकीकत यह है कि जनजातीय समुदाय आज भी हाशिए पर है। यही वजह है कि सरकारी नौकरी में इनके लिए आरक्षित 65% सीट अब भी खाली है। संविधान के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था के बावजूद कई कारण इस समुदाय को सरकारी नौकरियों तक पहुंचने से रोक रहे हैं। समय में जो नौकरी हासिल करने के लिए जो प्रतिस्पर्धा है, इस प्रतिस्पर्धा के लायक शायद अपने आप को नहीं कर पाए हैं या उस तरह से संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं या उस तरह की जागृति अभी तक नहीं आई है। मुंडाओं का प्रतिनिधित्व जो करते हैं वो ओरिजिनल जो वहाँ के लोग होते हैं वो नहीं करते, या जो जानकार हैं, जो यहाँ के रचे बसे खतियानी लोग हैं, वो लोग नहीं करते हैं। इसीलिए जो बारीक चीजें हैं उससे वंचित हो जाते हैं। सरकार नौकरी दिलाने के लिए चाह रहे हैं, लेकिन ये जो एजेंसी को दे रहा है, चाहे आपका जैसे प्रश्न पत्र आउट हो रहा है, तो परीक्षा रद्द किया जा रहा है, ये मुख्य कारण तो यही है।
आबादी पर भी नजर डाल लेते हैं। झारखंड की कुल आबादी की अगर हम बात कर ले तो 26.2% जनजाति, आदिवासियों की कुल आबादी 86.45 लाख है। संथाल की आबादी की बात कर ले तो 31.84%, उरांव की आबादी की बात कर ले तो 19.85% है। मुंडा की आबादी की बात कर ले तो 14.21% ये आबादी है। हो समुदाय की आबादी 10.73% है और लिंगानुपात में आदिवासी देश में भी आगे है। करीब 27% आबादी का दबदबा रखने वाले आदिवासियों की सरकारी नौकरी में क्या स्थिति है वो भी आपको अब बताते हैं। बता दें कि सरकारी नौकरी में सिर्फ 3.4% भागीदारी, करीब 27% की आबादी में सिर्फ 3.4% को नौकरी। राज्य में सरकारी नौकरी में कुल 3.27 लाख पद है और राज्य में सिर्फ 35% कर्मचारी से ही ये काम चल रहा है। स्वीकृत पद के 65% यानी कि 2.13 लाख पद खाली है और बड़ी संख्या में आदिवासियों के लिए आरक्षित पद अभी भी खाली है और इसे ही लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। झारखंड में अनुसूचित जाति के लोगों के हाल को लेकर के कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सीएम को पत्र लिख करके अनुसूचित जाति आयोग के गठन की मांग की है। कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद ने यह कहा कि राज्य में एससी की हालत आदिम जनजाति से भी बदतर है और जब तक बोर्ड और आयोग का गठन नहीं होता है तब तक उनकी स्थिति नहीं सुधरेगी। कांग्रेस के बयान पर जेएमएम ने यह कहा है कि जल्द ही सभी बोर्ड और आयोग के पद भरे जाएंगे। इधर कांग्रेस की मांग पर बीजेपी ने तंज कसा है और ये कहा कि केवल पत्र लिखने से हालात नहीं सुधरते। जाति अगर आप देखिएगा तो उनका प्रिमिटिव ट्राइब से भी बुरा हाल है। राज्य में इनकी स्थिति को सुधारने की ज़रूरत है। आप देखिएगा तो बोर्ड भी डिफंक्ट है और कमीशन भी डिफंक्ट है अनुसूचित जाति के। तो जब तक ये सब चीज़ें एक्टिवेट नहीं होगी तब तक उनके साथ न्याय और उनको आगे बढ़ाने का जो संकल्प के साथ जो सरकार चलती है उन सब चीज़ों को मॉनिटर करने वाला कोई नहीं होगा। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए योजना लाने का काम किया और उसको काम को जारी रखने का काम किया है। निश्चित रूप से अगर किसी ने अपनी पीड़ा जाहिर की है तो वो पीड़ा सरकार की है, हेमंत सोरेन जी की है और वो उसको बखूबी निभा रहे हैं और आने वाले समय में सभी आयोग को भरने का काम भी सरकार करेगी। इनके मन में उनके उत्थान के लिए कोई चाहत नहीं है। चाहत होने वाला लोग चिट्ठी नहीं लिखा करता है, करके दिखाता है। तो ये सब खेला खेल रहे हैं। झारखंड में आदिवासियों को नई पहचान और उनका हक दिलाने के लिए एक बार फिर से सरना कोड पर सियासत देखिए अब तेज हो चुकी है। सत्ताधारी जेएमएम और कांग्रेस सरना कोड को लेकर के केंद्र सरकार पर हमलावर है तो बीजेपी भी लगातार पलटवार कर रही है। हटिया से विधायक नवीन जायसवाल ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए ये पूछा कि 1961 की जनगणना में सरना कोड का कॉलम क्यों हटाया गया और 2014 तक केंद्र और राज्य की सत्ता में रहने के बाद भी सरना पर काम क्यों नहीं किया। नवीन जायसवाल ने यह कहा कि कांग्रेस और जेएमएम किसी मामले को अटकाने और भटकाने में माहिर है। 2013 में जब लोकसभा में भाजपा के सांसद के द्वारा सरना धर्म कोड पर जो प्रश्न लाया गया उसमें कांग्रेस के मंत्री के द्वारा बयान दिया गया, लिखित बयान दिया गया कि ये अव्यवहारिक है। सरकार दिग्भ्रमित करके राजनीति करती है और कांग्रेस जेएमएम लटकाने और अटकाने में माहिर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने बीजेपी पर जोरदार पलटवार किया है। जामतारा के नाला में एक कार्यक्रम में वो पहुंचे। सुबोधकांत ने कहा कि झारखंड में 18 साल तक बीजेपी की सरकार रही, लेकिन सबसे धनी राज्य होने के बाद भी झारखंड की स्थिति खराब है। लेकिन अब हेमंत सोरेन ने बीजेपी को उठा करके पानी में पटक दिया है और राज्य में अब पहली बार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंडी सरकार चल रही है। झारखंड में 18 साल जिन्होंने राज किया उसको नतीजा करके छोड़ा कि आज भी सबसे हम धनी राज होने के बाद भी हम कटोरा लेके घूम रहे हैं
ये तो कहिए कि हेमंत सोरेन को निवार धरती का बेटा जो भाजपाइयों को उठा के पटक के पानी में डाल दिया है, तैर रहे हैं वही। हेमंत सोरेन पहली बार एक झारखंडी सरकार चला रहा। कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय के दिए गए बयान पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरजेडी कभी नहीं चाहती थी कि झारखंड अलग राज्य बने। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस आरजेडी ने हमेशा इसका विरोध किया और झारखंड को अलग राज्य बनाने के खिलाफ आंदोलन कर रहे लोगों को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश की। सुबोधकांत सहाय जी क्या कहते हैं इस समस्या पर? सबसे बड़ी बात तो ये है कि झारखंड अलग राज्य देने का काम देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और गृह मंत्री माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने दिया। कि कांग्रेस वाले थोड़े चाहते थे, राजद वाले थोड़े चाहते थे कि झारखंड अलग राज्य बने। चलिए बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम के मिजाज की। तो झारखंड के निवासियों को जल्द ही भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि 16 से 18 जून के बीच संथाल परगना के रास्ते मानसून के झारखंड में प्रवेश करने की संभावना जताई गई है और इस बार मानसून की स्थिति बेहतर रहने की उम्मीद है, जिससे पूरे झारखंड में अच्छी बारिश हो सकती है। 16 जून से राज्य में भारी बारिश और ठनका का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी भारत में जिसमें पश्चिम बंगाल 18 के बीच में स्थितियां बन रही हैं, जहां पे हम लोग देखेंगे कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा तक में प्मानसून के प्रोग्रेशन की स्थितियां बनेंगी। तो अभी के हिसाब से 18 तक में उम्मीद कर रहे हैं कि झारखंड में भी मानसून प्रोग्रेशन की स्थितियां अभी के हिसाब से अनुकूल रहेंगी और आपको मानसून का आगमन भी देखने को मिलेगा, अच्छी बारिश भी देखने को मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है। अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।